तो अब आ जाएंगे गॉस लॉ पे, फिर दोबारा इसको रिविजिट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर कमेंट करेंगे कि ये हमारे लिए, अगर गॉस लॉ हमें पता होता तो ये हमारे लिए ऑब्वियस था कि इसमें से फ्लक्स हमारे पास जीरो ही मिलेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन, गॉस लॉ हमें देता है रिलेशनशिप बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड चेंज इन क्लोज बाय दैट सरफेस। तो ये हमारे देता है गॉस लॉ कि आप सॉर्ट ऑफ एक डब्बे में आपके पास लेट से है चार्ज है और आपको पता नहीं है कि वो चार्ज कितना है। तो ये मैकेनिज्म आपको देता है एक तरीकाकार कि आप डब्बे के जो सरफेस है उस पर अगर फील्ड लाइन गिन लें आप, और आपको एरिया पता हो, जाहिर सी बात डब्बे का एरिया आपको पता होगा, तो फील्ड लाइन गिन लें और डब्बे का एरिया आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि उसके अंदर चार्ज कितना है। तो ये गॉस लॉ हमें बताता है। तो ये मैंने लिया है एक स्फेयर, स्फेयर के अंदर है सेंटर में चार्ज। तो इसके लिए मैंने लेना है इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जैसे पहले हमने क्यूब में किया, इसका भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो कंसीडर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज इन सरफेस, तो ये सरफेस में इनक्लोज है। तो फ्लक्स लेने के लिए जैसे आपको पता है कि आप इसको छोटे पैचेज में डिवाइड करोगे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और डेल्टा ए का डॉट प्रोडक्ट लोगे, और ये आ जाएगा आपके पास फ्लक्स, और सारे फ्लक्स को इसी तरह आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स। तो ये इनक्लोज जो सरफेस है, स्फेयर है, ये स्फेयर आप बास्केटबॉल खेलें कि बास्केटबॉल के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है। तो एक चीज वो ये कि आप हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, ये आउटवर्ड है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटवर्ड मिलेगी, और इस पॉइंट पे जो आपके पास वेक्टर एरिया है वो भी तो आउटवर्ड है। जो डायरेक्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की है, एग्जैक्टली वही डायरेक्शन आपके पास है वेक्टर एरिया की। तो ये देखें, ये इसकी डायरेक्शन भी वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो यही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ये रेडियली आउटवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हर पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से ये। और किसी पॉइंट पे भी आप ड्रॉ करें एरिया, आप किसी पॉइंट पे भी आप वेक्टर एरिया, लेट्स से ये आप ड्रॉ करते हैं, ये आप वेक्टर एरिया ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे भी जो आपके पास वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है। हर पॉइंट पे इधर भी आप वेक्टर एरिया, इसको पैच ड्रॉ कर लें, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर एरिया की अलोंग होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलोंग रेडियस है। तो ये देखें, ये रेडियल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस तरफ मैंने अगर रेडियस देखना हो तो मैं जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो एग्जैक्टली इसी फील्ड के ऊपर होगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करता हूँ तो ये रेडियस है, तो ये देखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो अलोंग रेडियस है, अलोंग रेडियस है। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो मैंने रेड से शो किया है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस की डायरेक्शन में है। तो इसे हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियल होती है, और रेडियल में डिफाइन कर चुका हूँ कि आप किसी पॉइंट पे भी वेक्टर रेडियस ड्रॉ करें तो, और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग रेडियस हो तो हम इसे रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो हर पॉइंट पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, हर पॉइंट पे पैरेलल है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा मिलेगा मैक्सिमम। और एक और बात, चूंकि सरफेस पे जितना जो भी पॉइंट लें उस तक का डिस्टेंस आपके पास, उस तक का डिस्टेंस आपके पास है आर। तो ये देखें, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, हर पॉइंट का डिस्टेंस आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है सिर्फ आर पे और क्यू पे। क्यू तो सेम है हर पॉइंट के लिए, चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, तो हर पॉइंट के लिए आपके पास चार्ज सेम है। जैसे मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ तो इसके लिए चार्ज यही होगा और आर डिस्टेंस सेम। इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ तो क्यू वही जो पहले था, और ये देखें ये डिस्टेंस भी आर सेम। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ, जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ क्यू भी सेम और हमारे पास आर डिस्टेंस भी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हमारे पास हर पॉइंट पे सेम होगी।
और दूसरा मैं आपको आर्गुमेंट बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा ए आर पैरेलल एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे पैरेलल है। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो गया, बहुत सिंपल। तो किसी भी पेज पे आप लोगे ई डॉट डी ए, आपके पास आ जाएगा ई डी ए, क्योंकि कॉस जीरो है। तो अब अगर आप क्लोज सरफेस की डेफिनेशन अप्लाई करें फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो वो हमारे पास ई डॉट डी ए ये है। ई डॉट डी ए हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं, और वो है ई डी ए, ये देखें ये ई डी है। और हर पॉइंट पे मैं बता चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो आप इसको इंटीग्रल से बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन से हम इसे बाहर ले आए। तो अब इंटीग्रेशन क्या है, इस स्फेयर के ऊपर, इस स्फेयर के एरिया पे इंटीग्रेशन है। तो आप स्फेयर के पे एरिया पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल स्फेयर, क्योंकि स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर स्फेयर का एरिया है। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और स्फेयर का एरिया है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, के की वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पे के की वैल्यू यूज़ की है 1, ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर के ओ क्यू ओवर आर स्क्वायर, और 4 पाई हमारे पास हो गया एरिया। तो 4 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, और आर स्क्वायर से कैंसिल, तो नीचे बाकी क्या रह गया, क्यू, और नीचे है आपके पास एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा मेरे पास गॉसेस लॉ। तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, flux through a closed surface is equal to charge enclosed by that surface over epsilon naught। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लास्ट एग्जांपल आप देखें कि क्यों ऐसा हुआ था कि इसका फ्लक्स जीरो है, क्योंकि इस क्लोज सरफेस में चार्ज था ही नहीं। जब चार्ज ना हो तो गॉस लॉ हमें कहता है कि आपके पास चार्ज अगर जीरो हो तो यहाँ पे फ्लक्स भी आपको मिलेगा जीरो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हो रही होंगी उतनी वो फील्ड लाइंस आपके पास लीव कर रही होंगी। तो इक्वल क्वांटिटी एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो वो एक दूसरे को जीरो कर देंगी। तो ये रही मेरे पास डेफिनेशन, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी हम रिजल्ट को देख लें कि इसकी हमें ये क्या बताता है। एक तो ये चीज़ है कि इसमें आपके पास कहीं भी आर डिपेंडेंस नहीं है, कि फ्लक्स जो है आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। आप एरिया ये छोटा सरफेस स्फेयर ले लें, ये बड़ा स्फेयर ले लें, ये उससे बड़ा स्फेयर ले लें, जो मर्जी स्फेयर ले लें, आपके पास फ्लक्स हमेशा सेम आएगा। उसकी वजह ये है कि आप अगर नज़दीक हैं तो आपके पास इस पॉइंट पे लेट से, तो आपके पास चार्ज के करीब हो आप, और चार्ज के करीब हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और एरिया आपके पास कम होगा। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, एरिया कम। अच्छा, अब अगर आप स्फेयर बढ़ा रहे हो तो आप चार्ज से दूर होते जा रहे हो, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होती जा रही है और एरिया बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह आप अगर इलेक्ट्रिक एरिया बढ़ाते जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती रहेगी। तो ये जो प्रोडक्ट है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी ज़्यादा हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी ज़्यादा हो रही है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट है असल में फ्लक्स। तो इस तरह एक दूसरे को ये कांस्टेंट रखते हैं। जिस तरह अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, कि ये आपके पास है 4, ये आपके पास है 4, और मल्टीप्लाई करते हैं आप इसे 2 से, तो ये रिजल्ट है आपके पास 2। तो ये अब मैं इसको बढ़ाता हूँ इस क्वांटिटी को, लेट से ये कर देते हैं 8, ये बढ़ी और दूसरी इसी रेशो से कम हो गई, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2। अच्छा, अब अगर इसको दोबारा, ये बढ़ी, ये वाली वैल्यू दोबारा बढ़ाई है, और दूसरी जो वैल्यू है इसी रेशो से कम हो गई है, तो ये होगी 8। तो हमारे पास अगेन क्या आएगा, 2।
तो रिलेशन क्या है, दोनों का इन्वर्स नजर आ रहा है आपको और बिल्कुल सेम है। एक बढ़ रही है और दूसरी उसी रेट से आपके पास कम हो रही है। तो आपको साफ नजर आ रहा है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, एरिया कम होगा, या एरिया कम ज़्यादा होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो दोनों अपने प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखेंगे। तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्फेयर जो चूजन है आपके पास। तो आप कोई भी स्फेयर चूज करें, आपको फ्लक्स हमेशा सेम मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, इंडिपेंडेंस ऑफ शेप ऑफ द स्फेयर। तो ये शेप पे भी डिपेंडेंट नहीं है, जो मर्जी शेप ले लें आप, क्योंकि आप ये देख लें कि मैंने डिफरेंट शेप ली हैं, इनमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इधर से पास हुई हैं, एग्जैक्टली नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसमें से पास हुई हैं। तो शेप जो मर्जी लें आप, ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है। और एक और अहम बात कि चार्ज आउटसाइड ऑफ स्फेयर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आएगा जीरो। यानी कि चार्ज आउटसाइड है, आपने गॉसियन स्फेयर यहाँ पे ले लिया है, तो आपको फ्लक्स मिलेगा जीरो, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू है। तो फ्लक्स आपको चार्ज आउटसाइड स्फेयर जीरो मिलता है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्ज इनक्लोज हैं, तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे, लेट से ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फ्लक्स होगा वो होगा इस पॉइंट का एरिया, और जो डॉट प्रोडक्ट एरिया के दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट होगा, और इस पॉइंट पे इन सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका डॉट प्रोडक्ट होगा हमारे पास। तो किसी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होल्ड करती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, तो वो सारे चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको आप इस तरह से सम कर सकते हो, और फिर आप इसका डॉट ले लो, तो ये आपको इस पॉइंट पे दे देगा फ्लक्स। तो ये है मल्टीपल चार्जेस के लिए। अब आप ले लें एग्जांपल। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये आपके पास स्फेयर है, सरफेस है, क्लोज सरफेस है, वो इसमें आपके पास 5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो इसका फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स ऑब्वियसली फाइव इज इक्वल टू 5/ε0, तो ये फ्लक्स है इसका। अब अगर मैं इसमें कर देता हूँ -6 बाय रख देता हूँ, तो क्या ये फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये आपके पास चार्ज है आउटसाइड, और आउटसाइड चार्ज हो तो फ्लक्स उसकी वजह से ज़ीरो होता है। इस तरह मैं यहाँ पे +8 रख देता हूँ या 80 रख देता हूँ, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो, लेकिन अगर वो गार्जियन स्फीयर से बाहर है तो उसकी वजह से फ्लक्स हमेशा आपके पास आएगा ज़ीरो। एक और एग्जांपल ले लें, ये आपके पास अब चार्जेस हैं दो, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इसमें से? टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस वो है +5 - 2 डिवाइड बाय ε0, तो ये आपके पास हो गया फ्लक्स। अब आपके पास और ढेर सारे चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस सबको सम करना होगा आपको, और डिवाइड करोगे ε0 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, दिस सरफेस है आपके पास। तो शेप कैलकुलेट करना, वो इंटीग्रल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखोगे कि इसके अंदर चार्जेस कितने हैं, उसको डिवाइड कर दोगे ε0 के साथ, और आपके पास आ जाएगा फ्लक्स। तो ये मेरे पास है गॉस लॉ की डेफिनेशन। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस और ε0। तो ई एन यूज किया गया है, आई एन यूज किया गया है इनक्लोज के लिए, और या फिर इन के लिए यूज कर लो। ई एन यूज हुआ तो इसको कहते हैं इनक्लोज, आई एन है तो इन द सरफेस, गार्जियन सरफेस है। तो नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस और एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन गॉसेस लॉ की। तो ये टर्म बाय टर्म देख लें एक मरतबा। फाई ई हमारे पास है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो गॉसियन सफेयर सर्फ गॉसियन लॉ हमेशा अप्लाई होगा क्लोज सरफेसेस के लिए। ओपन जैसे सर्कल है, या आपके पास जैसे फ्लैट बुक का पेज है, उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, ये हमेशा क्लोज सरफेस होगा, लाइक अ बैलून, लाइक अ क्यूब, लाइक अ ड्रम, और लाइक अ बास्केटबॉल। तो ये आपके पास क्लोज सरफेस होगा। क्यू इन क्या है? जो आपने गॉसियन सरफेस लिया उसके अंदर जितना चार्ज आता है वो है क्यू इन। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है उसके स्फेयर पे
उसके जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। गॉजिला, अब ये हमने गॉजिला अंडरस्टैंड कर लिया। तो गॉजिला को आप यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और कई केसेस में बहुत ही सिर्फ 2 लाइंस में ही आपका आंसर आ जाता है। और अब वो ये सिचुएशन क्या होगी, सिमेट्रिक सिचुएशन होगी। तो अब हमारे पास है कि सिमेट्री को हम डिफाइन करें, सिमेट्रिक असल में क्या है। तो सिमेट्री हम कहते हैं इस केस में, प्रॉब्लम डिपेंडेंट है ये टर्म भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर रेडियली आउटवर्ड हैं फ्रॉम अ पॉइंट, तो हम इसे कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। जैसे कि ये आपके पास है पॉइंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इससे रेडियली, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड क्या मूव करें ये। तो ये रेडियली आउटवर्ड कैसे है, आपको कैसे पता चल रहा है, वो ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखिए सर्कल ड्रॉ करूँ या स्फीयर ड्रॉ करूँ, तो जो इस सर्कल का रेडियस की डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि ये, तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो देखिए ये रेडियस की डायरेक्शन नहीं है, एग्जैक्टली रेडियस की डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियस की डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी रेडियस की डायरेक्शन यही होगी, इस पॉइंट पे भी रेडियस की डायरेक्शन यही होगी। तो इसे हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। तो अगर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड है, तो हम इसे कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। तो इस ऐसी ऐसे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप गॉसियन स्फेयर की शक्ल में लें, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। वो क्या पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है या इनवर्ड है, इनवर्ड के भी आप यूज कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास। तो इसको हम कहेंगे सिलेंड्रिकल सिमेट्री। जैसे कि मैं अगर लाइन की बात करूं एक, तो लाइन मेरे पास ये है और इसके ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं रेडियली आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक देखेंगे तो वो आउटवर्ड होगी, इस पॉइंट पे आउटवर्ड, इस पॉइंट पे आउटवर्ड, हर पॉइंट पे आपको आउटवर्ड मिलेगी। तो ये साइड व्यू है। अगर आप इसका टॉप व्यू लो, टॉप व्यू क्या होगा, वो ये है। तो ये आपको ऊपर से नजर आएगी हेलीकॉप्टर व्यू में, ये जो ग्रीन लाइन है वो आपको नजर आएगी, ये डॉट नजर आएगी ऊपर से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन उसी तरह नजर आएंगी, सॉरी, नजर आएंगी रेडियली आउटवर्ड। तो ये देखें ये भी इस तरह नजर आएगी ऊपर से, ये भी, ये, लेकिन साइड से आपको ऐसे नजर आएंगी जैसे मैं ये दिखा रहा था आपको। तो लेकिन ऊपर से आपको हमेशा ये रेडियली आउटवर्ड नजर आएंगी। तो इस केस में भी इसको हम कहेंगे सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए अगर आपके पास लाइन से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव हो कर रही हो, तो आप लोगे सिलेंडर। तो ये बेस्ट होगा, कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा, ये हो गई दूसरी एग्जांपल। थर्ड वन और लास्ट वन है, अगर आपके पास कोई शीट है जिस तरह ये है, इस शीट के से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे मूव हो रही हैं, जैसे ये आपके पास है और आपकी स्क्रीन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बाहर स्क्रीन से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ये रेडियली अब आउटवर्ड है फ्रॉम अ प्लेन। तो इसको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, तो ये लेट से शीट है, ये शीट है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ये अवे हैं, ये इस तरह से, ये बिल्कुल इस तरह से, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे है और पीछे की तरफ ये है, या फिर आप यहीं से ड्रॉ करें तो ये है। तो ये रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन है। तो इसके बाद में आप कॉइन्स फिर क्या से लोगे, बॉक्स में ले लो, इसको हम कहते हैं प्लेनर सिमेट्री। तो इन सिमेट्रिकल सिचुएशन के लिए कि आप वो एक प्रॉब्लम में चार्ज लाइन पे चार्जेस हों, या आपके पास एक पॉइंट पे चार्जेस हों, या आपके पास प्लेन पे चार्जेस हों, तो आपको कैलकुलेशन करना, गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है।